2025 का पहलगाम हमला ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था। इसके पीछे थी एक बहुत ही सोची समझी हाई-टेक प्लानिंग। आज की हमारी इस पड़ताल में हम इसी प्लानिंग की परतें खोलेंगे जो जांच के दौरान सामने आईं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे पहलगाम जैसी एक शांत, खूबसूरत टूरिस्ट जगह को एक सोची समझी साजिश के तहत एक किल जोन बना दिया गया। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों और उस संगठन की जो इस पूरे हमले के पीछे थे। तो ये द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF है क्या? असल में बात उस समय की है जब पाकिस्तान पर FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का दबाव बहुत ज्यादा था। तो एक तरह से ये एक रीब्रांडिंग थी। नाम नया, चेहरा नया, लेकिन काम वही पुराना। मकसद था अंतर्राष्ट्रीय जांच और प्रतिबंधों से बचना। तो इस हमले को अंजाम देने वाले 3 मुख्य चेहरे सामने आए। पहला, हाशिम मूसा। इसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और कहा जाता है कि वो एक पाकिस्तानी SSG कमांडो था। दूसरा था आदिल ठोकर। ये एक लोकल कश्मीरी लड़का था जिसे स्टूडेंट वीज़ा पर पाकिस्तान भेजा गया और वहां ट्रेनिंग दी गई। और तीसरा था अली भाई, जो कि एक पाकिस्तानी नागरिक था। आदिल ठोकर की कहानी ये अपने आप में दिखाती है कि ये रिक्रूटमेंट होता कैसे है। जरा सोचिए, 2018 तक ये लड़का एक आम स्टूडेंट और टीचर था। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं। फिर अप्रैल 2018 में वो स्टूडेंट वीज़ा पर पाकिस्तान जाता है और सीधे लश्कर-ए-तैयबा के ट्रेनिंग कैंप में पहुंच जाता है। सालों की ट्रेनिंग के बाद अक्टूबर 2024 में वो वापस कश्मीर में घुसपैठ करता है। ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है कि कैसे एक आम इंसान को एक कट्टर आतंकवादी बना दिया जाता है। अब आते हैं इस पूरी साजिश के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर, और वो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। जांच करने वालों के लिए जो पहला रेड फ्लैग था वो था सैटेलाइट इमेजरी। देखिए, फरवरी 2025 में अचानक पहलगाम इलाके की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों की डिमांड डबल हो गई। अब ये कोई नॉर्मल बात तो थी नहीं, किसी ने तो ये तस्वीरें मंगवाई थी, और वो भी इतनी ज्यादा। तो सवाल ये है कि इतनी हाई क्वालिटी तस्वीरें इन्हें मिली कैसे, क्योंकि ये कोई गूगल मैप्स वाली इमेज नहीं थी। जांच में पता चला कि एक पाकिस्तानी कंपनी ने एक अमेरिकी सैटेलाइट फर्म के साथ पार्टनरशिप की थी, और इसी पार्टनरशिप का फायदा उठाकर उन्हें उन टैक्टिकल तस्वीरों का एक्सेस मिल गया जो आमतौर पर सिर्फ सेना या बड़ी सरकारी एजेंसियों को ही मिलती हैं। कम्युनिकेशन के लिए इन्होंने जो तरीका अपनाया वो तो और भी शातिर था। इसे नाम दिया गया अल्ट्रासैट्स। ये असल में मॉडिफाइड हुआवे फोन थे जिनमें बिल्ट इन सैटेलाइट एंटेना लगे थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि ये फोन सीधे एक चीनी सैटेलाइट नेटवर्क से कनेक्ट होते थे। लोकल नेटवर्क का कोई काम ही नहीं। मतलब कोई भी लोकल एजेंसी इनकी बातचीत को ट्रैक ही नहीं कर सकती थी। पूरी तरह से अनट्रेसेबल। सिर्फ बातें ही नहीं, बल्कि जमीन पर रास्ता ढूंढने का तरीका भी बहुत एडवांस था। इन्होंने एल्पाइन क्वेस्ट नाम का एक ऐप इस्तेमाल किया। इसमें वही हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट मैप्स लोड किए गए थे। सोचिए, इसका फायदा क्या हुआ? उन्हें किसी लोकल गाइड की जरूरत नहीं पड़ी। बिना इंटरनेट के ऑफलाइन मोड में वो कश्मीर के घने जंगलों में आराम से अपना रास्ता बना सकते थे। पूरा ऑपरेशन सेल्फ सफिशिएंट था। तो इतनी तैयारी और टेक्नोलॉजी के बाद अब बात करते हैं उस दिन की जब बैसरन घाटी में इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। देखिए, इनकी प्लानिंग कितनी फ्लेक्सिबल थी। इनका जो पहला टारगेट था वो थे पहलगाम के लग्जरी होटल, लेकिन प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हो गया और होटलों के आसपास सिक्योरिटी एकदम से बढ़ा दी गई। तो इन्होंने प्लान बदल दिया। 4 और टूरिस्ट जगहों की रेकी की गई और आखिर में चुना गया बैसरन घाटी को। क्यों? वजह बहुत साफ थी। वहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। अगर कुछ हो जाए तो मदद पहुंचने में बहुत देर लगती और हमला करके भागने के लिए जंगल के रास्ते खुले थे। एक परफेक्ट ट्रैप। और फिर आया 22 अप्रैल का दिन। दोपहर के 1:45 बजे एक हमलावर खुले मैदान में आकर हवा में फायरिंग शुरू कर देता है ताकि चारों तरफ भगदड़ मच जाए। ठीक 5 मिनट बाद जंगल से 2 और हमलावर निकलते हैं और आने जाने के दोनों रास्ते ब्लॉक कर देते हैं। अब लोग फंस चुके थे। उन्हें डराकर खाने पीने के स्टॉल्स की तरफ ले जाया गया और वहां उन्हें निशाना बनाया गया। सिर्फ 25 मिनट में ये सब करके हमलावर वापस घने जंगल में भाग गए। इस बर्बर हमले में 26 बेगुनाह जानें चली गईं। तो हमले के बाद क्या हुआ, अब जरा नजर डालते हैं जांच और इसके इंटरनेशनल असर पे। जांच में कई अहम सुराग हाथ लगे। बैलिस्टिक एनालिसिस से पता चला कि हमले में अमेरिकन M4 कार्बाइन और AK-47 इस्तेमाल हुई थीं। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी OGWs पकड़े गए, उन्होंने प्लानिंग की पूरी कहानी उगल दी।
वहां मौजूद चश्मदीदों ने जो बताया उसके आधार पर हमलावरों के स्केच भी तैयार किए गए। और तो और ये भी कहा गया कि हमलावरों ने हमले के दौरान बॉडी कैम फुटेज और सेल्फी भी ली थी। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है, और वो है इसका इंटरनेशनल एंगल, जो इसे और भी ज्यादा गंभीर बना देता है। हुआ ये कि जब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में इस हमले की निंदा के लिए प्रेस स्टेटमेंट जारी हो रहा था, तो पाकिस्तान ने उसमें टीआरएफ का नाम शामिल करने का जोरदार विरोध किया। तो डिप्लोमेटिक लेवल पर हुआ क्या था, इसे थोड़ा और साफ साफ समझते हैं। देखिए, भारत ने दो कोशिशें की। पहली कि जो निंदा प्रस्ताव है उसमें टीआरएफ का नाम डाला जाए, लेकिन जैसा कि स्रोत बताते हैं पाकिस्तान के विरोध के बाद ये नाम हटा दिया गया। दूसरी कोशिश थी टीआरएफ को 1267 कमेटी के जरिए ब्लैकलिस्ट करने की, लेकिन इस प्रस्ताव पर चीन ने रोक लगा दी। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो ये कि जैसे जैसे हाई एंड टेक्नोलॉजी, जो कभी सिर्फ देशों की सेनाओं के पास हुआ करती थी, अब आम लोगों या आतंकी गुटों तक पहुंच रही है, तो क्या इससे पारंपरिक मिलिट्री ऑपरेशन और ऐसे आतंकी हमलों के बीच की जो लकीर है वो धुंधली होती जा रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।